नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन। पूरे देश में आवाजाही की मिली छूट, इंटरस्टेट परिवहन की भी मिली मंजूरी। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। उत्तराखंड में आज से इंटरस्टेट आवाजाही के लिए पास अनिवार्य। दुकानें खोलने के समय में नहीं हुआ बदलाव, रात का प्रतिबंध बरकरार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव। मंत्री के साथ 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग ने 41 लोगों का लिया था सैंपल। उत्तराखंड में 158 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या 900 के पार। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से मचा हड़कंप। अगले एक हफ्ते गर्मी से मिलेगी राहत। पहाड़ से मैदान तक बारिश। ओलावृष्टि का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में भी होगी हल्की बारिश से मध्यम बारिश। मुंबई के मशहूर संगीतकार वाजद खान का निधन। किडनी की बीमारी और कोरोना से गई जान। कुछ महीने पहले ही हुई थी किडनी ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश और सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमाएं खोल दी हैं और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है। अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार काफी हद तक ढील दी गई है। इंटरस्टेट परिवहन की इजाजत दे दी गई है। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन और काफी रियायतें दे दी गई हैं। काफी छूट के साथ पहले दिन की आज शुरुआत हुई। चहल पहल कहीं ना कहीं देखने को अब लोगों में मिल रही है। लोग काफी खुश हैं क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इतनी रियायतें दी गई हैं। आपको बता दें कि 8 जून से धर्मस्थल भी खुलेंगे, मॉल्स भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। उनको लेकर भी लोग काफी उत्साहित हैं। और इसी खबर पर लॉकडाउन 5.0 का केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून जैसे शहर में। छोटा सा शहर है और यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट को छूट घटा देनी चाहिए थी बढ़ाने की बजाय। खासकर बाजारों का समय जो 7 से 7 किया गया है उसको 7 से 4 या 7 से 2 कर देना चाहिए ताकि लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें अनलॉक 1, काफी रियायतों के साथ लोगों को आज लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, कैसे हालात हैं वहां के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब जो प्रक्रिया शुरू हुई केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, अब इसको तरीके से कहा जाए तो अनलॉक 1 की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। क्योंकि अभी तक हम लॉकडाउन में चल रहे थे, पूरा शहर पूरा प्रदेश जो है लॉक था, तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत जो है वो खुलने की धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको निश्चित बताऊं कि हमारे यहाँ यानी कि उत्तराखंड में जो लगातार कोरोना के पॉजिटिव संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और सभी लोग जो अगर आम जनमानस से बात करें तो उनका भी यही विचार है कि ज्यादा ढील अभी बिल्कुल खतरे के निशान पे होगी उत्तराखंड के लिए। लेकिन फिलहाल अगर जैसे कि जिस तरीके से सरकार जो गाइडलाइन जारी की गई है कि आगे आने वाले समय में 8 तारीख के बाद जो है होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और देव भूमि कहने वाला हमारा उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा तक पे शुरू करने का जो सरकार का जो दावा है, सरकार की जो पहल है, वो शुरू कहीं ना कहीं हो सकती है। तो लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में इस समय चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े जो है 900 से पार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इसको लेकर के भी सरकार
ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, सरकार के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं, सरकारी तंत्र है, वो इस पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है उत्तराखंड की बेहद खराब है, चिंताजनक है। लेकिन अब जिस तरीके से लॉक वन की शुरुआत हुई है, जो केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, अब तो ढील बरती जाएगी, तो उसमें खास तौर से जनता से भी अपील की गई है कि जो नियम कानून है, जो गाइडलाइंस दी गई है, मुंह पे मास्क लगाए, बार बार हाथ सैनिटाइज करे, दूरी जो है 1 गज की बनाकर चले, तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी आम जनता को। क्योंकि अब जो है अपनी सुरक्षा खुद स्वयं आदमी की अपनी सुरक्षा उसके अपने हाथ में होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार, क्योंकि ये महामारी अभी लगता नहीं है कि इस तरीके से ये इस पर रोकथाम होगी, क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और जिस तरीके से ये शुरुआत की गई है लॉकडाउन 5 की, तो ये जो है आगे भले ही राहत मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी रोडों की शुरू हो जाएगी। और साथ ही हमारा जो उत्तराखंड में धार्मिक स्थल के लिए माना जाता है, उत्तराखंड में धार्मिक स्थल शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बारी अगर बात करें तो पहाड़ी लोग, पहाड़ पर जो रहने वाले, यात्रा मार्ग पे जो रहने वाले दुकानदार है, लोग पहाड़ी जो लोग हैं दुकानदार, तो कहीं ना कहीं उनको एक खुशी की तो लहर है, लेकिन एक डर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि जिस तरीके से प्रदेश में इस तरह की भयावह स्थिति शुरू हो रही है, लगातार शुरू हो रही है। खुद पर्यटन मंत्री जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, उनका परिवार संक्रमित पाया गया है। तो कहीं सरकार तो अपनी गाइडलाइंस के फॉलो, आम जन से गाइडलाइन फॉलो करवा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब प्रदेश के जिम्मेवार मंत्री जो है इस तरीके से संक्रमित होते हैं, लापरवाही हो जाती है, कई चीजें रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो डर है वो आम जनता के बीच में है कि जब इस तरह की घटना अगर प्रदेश में निकल के आती है तो आम जनता का क्या हो सकता है। जी बिल्कुल राजेश, आपने ये बात बिल्कुल सही की है कि जब जिम्मेदार ही लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता से पालन कैसे करवाया जाएगा। राजेश, एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, कोरोना संकट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लॉकडाउन 5.0 का आना और इतनी रियायतें मिलना, उसके बाद प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है ऐसे में, क्योंकि काफी रियायतें दे दी गई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रशासन की अब जो जिम्मेवारी है वो बिल्कुल जस्ट डबल हो चुकी है। क्योंकि पहले लॉकडाउन था पूर्ण रूप से, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में लोग अपने घरों में एक सीमित समय के अनुसार ही बाहर निकल पा रहे थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है लगातार बाजार खुलेंगे, दुकानें खुल रही है, और कहीं ना कहीं अब जब आवाजाही जो है वो शुरू की जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी एक जिम्मेवारी, और उनको भी खुद इस बात का वो डर सता रहा है। क्योंकि लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि मामले राजधानी सहित तमाम जिलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये आंकड़ा दिन पर दिन हर 24 घंटे में 50 से 80 का आंकड़ा ये पार करता जा रहा है। लेकिन इतना ग्राफ अभी तक बढ़ा नहीं था उत्तराखंड में, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफी भयावह है। लेकिन साथ ही हम ये भी कहेंगे तमाम जितने जो लोग हैं इस समय दर्शक देख रहे हैं कि खुद भी अपना ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो तमाम सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। अन्यथा क्योंकि अब अगर आप खुद ही अपना बचाव अपने हाथ में एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें जिसने भी कोई लापरवाही करी तो वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ सकता है। तो यही सारी चीजें जो है इस समय सरकार और प्रशासन जो लगातार सड़क पे जो हमारे जवान हैं यहाँ पर, मित्र पुलिस है, वो लगातार अपनी मित्रता को दिखाई दी है, और कहीं मित्रता को दिखाई दी है मित्रता। लेकिन इसके बावजूद अगर क्योंकि पुलिस को भी बहुत सिक्योर होकर के काम करना पड़ रहा है, तमाम स्वास्थ्य महकमे भी लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य महकमे को भी काफी केयर करके चलना पड़ रहा है। क्योंकि अब जितना ज्यादा ढील आम जनता को मिलेगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण की जो प्रक्रिया है, संक्रमण जो लगातार हो रहा है लोगों के अंदर, वो शायद बढ़ने का खतरा ज्यादा हो सकता है फिलहाल। जी राजेश जी, उत्तराखंड में अभी तक कोरोना संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कहीं ना कहीं ये संख्या में इजाफा होने लगा, सीमाएं खोल दी गई हैं राज्य की।
किस तरीके से प्रशासन अब व्यवस्था करेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जिम्मेदारी भी डबल हो गई है, अब सीमाएं भी खोल दी गई हैं। पहले ही ये आंकड़ा बढ़ने लगा था प्रवासी मजदूरों के आने से, उसके बाद अब सीमाएं खोल देना जाना, अब हर एक व्यक्ति अब दूसरे राज्य जा सकता है अपने राज्य से। तो फिर इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, सीमाओं पर कैसे व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, मैं आपको ये बताएं कि जैसे कि लगातार जो प्रवासियों का आना जो था क्योंकि हमारे उत्तराखंड की अगर सीमाओं की बॉर्डर की बात करें तो जो यूपी से या पंजाब से या महाराष्ट्र से या अदर स्टेट से जो लोग प्रवासी जो है वो उत्तराखंड के लिए आ रहे थे, जो यहाँ के रहने वाले हैं या जो यहाँ से फंसे भी हैं, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं वो रेड जोन से तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो सरकार का भी मानना है कि जो प्रवासी लगातार उत्तराखंड में प्रवेश किए हैं तो उनकी वजह से जो है उत्तराखंड में जो लगातार जो ग्राफ है वो कोविड का वो लगातार बढ़ा है। तो सबसे बड़ी समस्या भी थी, एक चैलेंज जो है वो सरकार के सामने, स्वास्थ्य के सामने, तमाम प्रशासन के सामने बात का देखने को मिला है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि लेकिन जो लगातार गाइडलाइंस भी केंद्र द्वारा दी गई थी उसको भी फॉलो करते हुए जो बॉर्डर सीमा है वहीं से जो बाहर के प्रवासी आ रहे हैं, जो शहर के अंदर रुक रहे हैं, तो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर ऐसे बनाए गए थे। जी राजेश जी, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चले, सैनिटाइजर का यूज करे, मास्क लगाकर निकले और अनावश्यक हो सके तो बाहर ना निकले। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता रहे हैं लॉकडाउन 5.0 अनलॉक 1 आज उसका पहला दिन है। बहुत सारी छूट मिली है, कई रियायतें दी गई हैं, सीमाओं को खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी ये चुनौती हो गया है कि कैसे वो कोरोना संक्रमण का बढ़ते खतरे को उस पर लगाम लगा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और बढ़ेंगे खबरों में। कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह हयाकी ने रामनगर पहुंचकर क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने दोग्रांड, शमसारा पर्यटक आवास गृह में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग करें और नियमित सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम करें। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में साफ सफाई, रहने खाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आयुक्त अरविंद सिंह हयाकी ने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग कर स्वस्थ रहने की अपील की है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ दिया है। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर को शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्याधन योजना का लाभ दिया है। साथ ही गढ़वाल सांसद का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए भी प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन किया और हर घर में राशन मुहैया करवाया है। लॉकडाउन की वजह से राजधानी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग हो रहा है। नगर निगम ने यह ढील लॉकडाउन की वजह से दी थी, लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है उसके बाद फिर पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लग सकता है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वक्त राजधानी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग हो रहा है। शासन की ओर से भी आदेश दिए गए थे कि लॉकडाउन की अवधि में ज्यादा सख्ती ना की जाए, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन में काफी ढील दी गई है। इससे अब राजधानी का जो पॉलिथीन मुक्त का सपना है उस ओर कदम बढ़ाया जाएगा। शासन से बात करके फिर से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। जो हमारा ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। तो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने भी एक आदेश किया था कि जब तक ये वायरस, ये प्रकोप, इससे जो लॉकडाउन चल रहा है तब तक ये प्लास्टिक की व्यवस्था है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, जब नई व्यवस्था होगी तो फिर उसको दोबारा से जो है हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी कहेंगे कि जो प्रतिबंध आपने इसको खोला है उसको एक तो प्रतिबंध लगाया जाए। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जिले की पुलिस अब और भी सख्त हो गई है। जिले के कप्तान द्वारा 2200 एसपीओ को जिले में तैनात किया गया है।
साथ ही एसपीओ की एक आईटी की टीम भी तैयार की गई है, जो कि बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों की डेटा एंट्री कर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। एसपीओ की नियुक्ति पुलिस एक्ट के अनुसार एसएसपी द्वारा की गई है। यदि कोई व्यक्ति एसपीओ के कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब लोगों पर एक जिम्मेदारी दे दी कि वो अपने हिसाब से आपको दो चीज़ें सोच के दो नजरिए होते हैं कि बहुत कम। प्रथम टास्क जो है कंट्रोल रूम में जो हमने आईटी टीम बनाई है उसको यही दिया है कि जितने भी बैरियर पे गाड़ियां आ रही हैं उसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं होना है, जैसे गुड्स कैरियर जो ट्रक हैं उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, उसमें एमएचए के आदेश हैं कि वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना। इसमें दूसरी श्रेणी की गाड़ियां हैं जो सरकारी पास लेके आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्रेणी की गाड़ियां हैं जो हमें पता नहीं है कि वो गाड़ी में वो पास लेके आ रहा है या किसी और ज़िले का पास है जिसकी सूचना हमारे पास पूर्व में नहीं है। तो हमने इन सारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है और जो बैरियर से इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी जिसकी सूचना हमारे सिस्टम में पहले नहीं है, उस गाड़ियों की एंट्री ये लोग जो है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में। नैनीताल जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते बाबा नीम करौली धाम में विगत 56 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते कैंची धाम के मंदिर में स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन नहीं होगा। इससे पहले हर साल लगातार 15 जून को कैंची धाम में बाबा के भक्तों के लिए विशाल मेला लगता रहा है, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में बाबा के दरबार पर मत्था टेकने श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचते थे। लेकिन इस बार दुनिया जहान के भक्तों को निराशा हाथ लगी है। नीम करौली बाबा के दरबार में हर साल जून के महीने में नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा मन काफ़ी निराश है और इतनी फुलवानी से आए हुए हैं हम, काफ़ी बुरा लग रहा है यहाँ करके कि बाबा के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा देने भी आते थे, रात को आ जाते थे हम एक दिन पहले से ही बाबा के उसमें हम दर्शन जो भी आते थे ना हम सेवा देते थे, तो हम यहाँ सेवा दिया करते थे। लेकिन इस बार हमारी पूरी टीम निराश है कि हमें बाबा की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। काफ़ी बुरा लग रहा है ये सुनने के बाद और जानने के बाद। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मंगलौर के निजामपुर हरचंदपुर गांव में बाप बेटे के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानम में गांव पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों बाप बेटों को न्यायालय में पेश किया। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर नीजापुर गाँव में बाप बेटों के बीच भूमि विवाद चला आ रहा है, जहाँ खेत में पहुंचने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों घायल भी हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। कोतवाली बंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने पर जिसमें कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा है, उक्त की जांच की गई। इस संबंध में पिता पुत्र के मध्य जमीनी विवाद होना प्रकाश में आया। उक्त दोनों पिता पुत्रों को
जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कोटद्वार में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ लाइव वीडियो कवरेज करने के लिए नदी पर गए पत्रकार पर खनन कारोबारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोटद्वार थाने के अंदर सीओ कोतवाल के सामने भी पत्रकार पर हमला कर दिया गया, जिसे तत्परता के साथ पुलिस ने रोक लिया, वरना कोटद्वार कोतवाली के अंदर शर्मनाक घटना घटित हो जाती। पत्रकार के अनुसार हमला सत्ताधारी दल से जुड़े कारोबारियों द्वारा कराया गया और इस मामले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोटद्वार में खनन कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। तो मैंने कहा देख, अब मैंने तो इनके पाँव पकड़ के अभी पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा इनके हाथ में सबके पिस्टल थी, इन्हें पाँव पकड़ा, मैंने पाँव पकड़ लिए। कल शाम के समय पे राजीव गौड़ नामक एक व्यक्ति अपने 3-4 साथियों के साथ सुकरो नदी में गए थे। वहाँ खनन का कारोबार चल रहा था। वहाँ खनन के कारोबार में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि ये गलत हो रहा है। इस चीज़ को लेकर वहाँ वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों पक्ष में से एक व्यक्ति चोटिल हो गए। उनका पुलिस फोर्स की मदद से बीच बचाव कराया गया। इसके बाद दोनों की बात सुनी गई। दोनों के अभियोग दर्ज किए गए हैं संगीन धाराओं में और बहुत शीघ्र ही इसमें दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 जून से केंद्र सरकार के आदेश पर अनलॉक जारी किया गया, जिसको लेकर आम नागरिकों की राय ली गई, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर अनलॉक 1 के मद्देनजर फैसला लिया है। इससे गरीब दुकानदारों को बहुत राहत मिली, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन खोलने से जो हमारे छोटे व्यापारी है, लोग उद्योग है, उन्हें बड़ा सहारा मिला है और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों में इसकी एक खुशी भी है क्योंकि व्यवस्था बड़ी डाउन हो गई हमारे देश की। लोगों के घर में खाने को नहीं है, 2-3 महीने हो गए बंद हुए हुए मार्केट को। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका डेली का 400 से 500 रुपये कमाने का वो था, तो सब बंद कर गया है। इस फैसले से गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अब पूरा टाटा उनके पास होगा और व्यापारियों में तो हर्ष की लहर है। छोटे व्यापारियों में भाई उनका रोजगार चलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। रुड़की के भगवानपुर थाने के छापुर शेर अफगानपुर में शनिवार रात से एक अधेड़ व्यक्ति लापता है। जानकारी के अनुसार जब अधेड़ व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, जिसके बाद अगली सुबह एक खेत में अधेड़ का शव मिला। जिसकी सूचना जब परिजनों को मिली तो आनन फानन में परिजन खेत की तरफ आ गए। शव को देखते हुए परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि गांव में शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। सोमवार का दिन बॉलीवुड के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। संगीतकार वाजिद खान को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगीतकार वाजिद खान संगीत की दुनिया में किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार का दिन बॉलीवुड के लिए बुरी खबर लेकर आया। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर मिली। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जता रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वाजिद खान किडनी की बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 42 साल के वाजिद खान को मुंबई के चेंबूर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ महीनों पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी पाया गया था। रविवार शाम को उनकी हालत बिगड़ गई। किडनी की समस्या के चलते उनका इम्यूनिटी लेवल बेहद कम हो गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। वाजिद खान के निधन पर गायिका मालिनी अवस्थी ने ट्वीट किया, ये चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय। वाजिद खान चले गए, क्या हो रहा है? दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो वहीं गायिका हर्षदीप कौर ने भी ट्वीट किया,
वाजिद खान जी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए, अपने आसपास खुशी बिखेरते हुए देखा है। संगीत उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि साजिद वाजिद की जोड़ी बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए संगीत तैयार करती रही है। वाजिद खान ने साजिद के साथ मिलकर सलमान के लिए कई गीतों का निर्देशन किया। साजिद वाजिद ने 1998 में सलमान खान अभिनीत फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इस जोड़ी ने एक के बाद एक हिट फिल्म के संगीत दिए। इसमें चोरी चोरी, हेलो ब्रदर, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वांटेड, दबंग, दबंग 2 और दबंग 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। साजिद वाजिद की जोड़ी ने अभी हाल ही में सलमान खान के लिए भाई भाई कंपोज किया था। एक गायक के रूप में वाजिद खान ने 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए गाना भी गाया था। वाजिद खान का जाना बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।